जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दो अलग अलग एनकाउंटर्स हुए हैं, दो अलग जगहों पर ये एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दो अलग अलग घटनाओं में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुए हैं। दो बदमाशों के घायल होने की जानकारी है। पहला एनकाउंटर नानकमत्ता में स्मैक तस्कर और पुलिस के बीच हुआ है, जिनमें ये तस्कर घायल हो गया है। वहीं सितारगंज में हुए दूसरे एनकाउंटर में लूट का आरोपी घायल हुआ है। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसके पहले नहीं ये वाले खाने ना नाम का राजू चेकिंग की जा रही थी, जिसमें गिधौर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के एनडीपीएस में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। कल इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रुद्रपुर से खबर है, जहां पर पंतनगर यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने कैंपस में रहने वाले नाबालिग छात्र पर नहाने का वीडियो शूट करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुटी है और पुलिस के रडार पर कई स्टूडेंट्स भी हैं। अल्मोड़ा के बाड़ेछीना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास तेल से भरा हुआ टैंकर खाई में जा गिरा। टैंकर के गिरने की वजह से लगातार पेट्रोल का रिसाव भी यहां पर होता हुआ देखा गया। सुरक्षा को देखते हुए रात में पूरे अस्पताल प्रशासन को खाली करा लिया गया। यहां से मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया। पूरे क्षेत्र में आग लगने की संभावना को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और मौके पर जवानों की तैनाती की। घटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पेट्रोल से भरा हुआ ये टैंकर पलट गया है और आप कहिए कि हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन समय अच्छा है, इसी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ है। वरना टैंकर का पलटना अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति को पैदा कर देता है। इस टैंकर के पलटने के स्थान के नीचे आप देखेंगे अस्पताल है। अस्पताल प्रशासन के साथ ही कुछ घर भी हैं। इस जगह को खाली करा दिया गया है और यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम इस समय मौके पर मौजूद है। कल रात 11:20 पर बाड़ेछीना में तेल का टैंकर पलटने की सूचना पर अल्मोड़ा से फायर यूनिट तुरंत घटनास्थल पर मौजूद हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी भी इससे तेल का रिसाव हो रहा है। ये 12,000 लीटर कैपेसिटी का टैंकर है। इसमें 3,000 लीटर पेट्रोल था, जिसका रिसाव हो गया है। बाकी 9,000 लीटर डीजल है, उसका रिसाव अभी भी हो रहा है। क्रेन उपस्थित होने वाली है और हम अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी किशन जोशी देंगे, जो कि अल्मोड़ा से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। किशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। समय अच्छा रहा, वरना छोटी सी गलती बड़े हादसे को दावत देने वाली है। ये खबर पूरी विस्तार से बताइए, कैसे ये हादसा हुआ, कब ये हादसा हुआ, इस समय के ताजा अपडेट्स क्या हैं? ये रात को 11 बजे की घटना है, जब तेल का टैंकर जो है पहाड़ को पिथौरागढ़ की तरफ तेल लेके जा रहा था, डीजल और पेट्रोल। तब जो है बाड़ेछीना अस्पताल के पास अनियंत्रित होकर अस्पताल के आवासीय परिसर के पास गिर गया। गनीमत की बात यह रही कि वहां पर अगर एक बड़ा पेड़ नहीं होता तो वो जो वहाँ डॉक्टर और अन्य कर्मचारी रहते उन बिल्डिंग के ऊपर से होता और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन उसके बाद जो है वो गिरने के बाद पूरी जो है पेट्रोल पूरा रिस चुका है, उसके साथ डीजल भी अधिकांश हिस्सा जो है अभी तक रिस चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कम से कम 12 घंटे बीतने को है, ट्रेन यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर मुख्यालय से वहां तक अभी नहीं पहुंच पाई है। फायर की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अगर कोई भी घटना अगर किसी तरह की होती है तो फायर कर्मी मौजूद है वहीं पर। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर क्रेन उस गाड़ी को सीधे करने के लिए नहीं पहुंची है। अस्पताल को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। जो वहाँ पर पेशेंट थे उनको वहाँ से शिफ्ट करके अन्य जगह भेज दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका किशन जोशी जानकारी के लिए।
और आइए बढ़ते हैं आगे, देहरादून की खबर जानिए, जहां पर उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ने जा रहा है। 5 नए रूट्स पर हेली सेवा को शुरू किया जाएगा। देहरादून से श्रीनगर, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर के साथ ही हल्द्वानी से बागेश्वर के बीच में सेवा शुरू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर 16 पेज का फॉर्म भरने से लेकर तमाम जानकारी देना युवाओं को गंवारा नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप सबसे ज्यादा चर्चा में है। सियासी पार्टियां इसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दा बना रही है, तो युवाओं में भी इसको लेकर मिली जुली राय सामने आ रही है। कुछ का कहना है कि सरकार को युवाओं की प्राइवेसी में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, तो कुछ युवाओं का कहना है कि इससे समाज को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ भी करे अपना अपना पर्सनल मैटर। मतलब अब मैच्योर हो गए लोग, तो अपना पर्सनल मैटर अच्छा बुरा समझ सकते हैं। सरकार को इस चीज में ज्यादा दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मतलब अपने रिलेशनशिप में है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी में बात जा रही है। और मैं इसकी मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गए, लोगों की गरीबी हो गई, इनमें ध्यान ना देते हुए बस इस चीज में वो ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज उल्टे सीधे चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार है, सामाजिक जीवन को जिस प्रकार एक सही दिशा में ले जाने का काम किया गया है, काफी सराहनीय काम है। आप इसमें एक अगर पॉइंट देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि किसी कपल को रिलेशनशिप में रहना या लिव इन में रहना है, उसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और तलाक संबंधी भी इसमें बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सही समाज की दिशा की ओर एक कदम है। यूसीसी में लिव इन को लेकर धर्म गुरुओं से जाति संप्रदाय का सर्टिफिकेट देने जैसी कई भ्रामक बातों पर यूसीसी ड्राफ्टिंग और रूलिंग कमेटी के सदस्य रहे मनु गौड़ का कहना है कि ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। केवल कुछ विशेष समुदायों के लिए ये ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। ऐसा लिव इन में कुछ नहीं है कि कोई दो व्यक्ति अगर लिव इन का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उन्हें कोई धर्म गुरुओं से अपना सर्टिफिकेट देना होगा। एक चीज है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके मध्य विवाह अनुमन्य नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज होती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और उनके अपनी परंपराएं हैं, तो उनको इसमें संरक्षित करा गया है, उनको इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है। बहरहाल यूसीसी और खास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद और बहस दोनों ही जारी है, और इन सब के बीच उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून अपने उद्देश्यों में कितना सफल हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून से आती हुई राष्ट्रीय खेलों के रोमांच से जुड़ी हुई खबर। 38वें नेशनल गेम्स का यहां पर आयोजन हो रहा है। 4 इवेंट देहरादून में आज किए जाने हैं। बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग, लॉन बॉल्स के अलावा कई और इवेंट हैं जो यहां पर खेले जाएंगे। नेशनल गेम्स के आज के इवेंट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। सीएम धामी करीब 4 बजे परेड ग्राउंड के बैडमिंटन कोर्ट पहुंचेंगे और प्रतियोगिता को देखेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी मेडल सेरेमनी में भी मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी में आज महिला फुटबॉल टीमों के बीच में सेमीफाइनल्स मैच खेले जाने हैं, जिसमें ओडिशा दिल्ली की टीम के बीच में मैच होगा। सेमीफाइनल मुकाबला रोमांच से भरपूर रहने वाला है। पश्चिम बंगाल हरियाणा के बीच में भी सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। रोमांच से भरपूर ये मुकाबले आज होने हैं, जिनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बढ़ते आगे, हरिद्वार में आज हॉकी मैचों की शुरुआत होने जा रही है। महिला वर्ग में एमपी कर्नाटक के बीच में मैच होगा, वहीं महिला वर्ग में
उत्तराखंड झारखंड के बीच में मुकाबला होगा। इसके साथ ही पुरुष वर्ग में मणिपुर एमपी के बीच में आज मुकाबला होना है। तो आज के खेले जाने इवेंट वो भी आप जान रहे हैं, साथ ही इस समय जो इवेंट चल रहे हैं उसके बारे में भी आप जानकारी ले रहे हैं। और जो अवार्ड सेरेमनी की जानी है, मेडल सेरेमनी की जानी है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज शामिल होने वाले हैं। तो आज की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय खेलों के रोमांच से जुड़ी वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें आज से हॉकी मैचों का भी आगाज होने जा रहा है। पुरुष वर्ग में मणिपुर एमपी के बीच में आज मुकाबला होना है। हरिद्वार में आज हॉकी मैचों की शुरुआत होने जा रही है। रुद्रपुर में महिला वर्ग की स्प्रिंट प्रतियोगिता में साइकिल सवार गिर गई। दरअसल वेलोड्रम का एक चक्कर लगाने के बाद दूसरे चक्कर को लगाते वक्त महाराष्ट्र की खिलाड़ी शशिकला अगासे साइकिल का असंतुलित होने की वजह से गिर जाती हैं और घायल हो जाती हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गिरने के बाद ये खिलाड़ी घायल हुई है। हाथ पैर में चोटों के निशान भी देखे गए हैं। लेकिन एक खिलाड़ी जिसको ना दर्द का पता होता है और ना चोटों का। ये तस्वीरें हालांकि आप उनके कंपटीशन के दौरान की देख रहे हैं, जब ये वेलोड्रम को वो रिपीट राउंड में अपने सहयोगी को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया। उधर अल्मोड़ा में आज नेशनल गेम्स के तहत योगासन का फाइनल मैच होना है, जिसे लेकर खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। दूसरी ओर पहाड़ की शांत वादियों में भी खिलाड़ियों को खूब मजा आ रहा है। राष्ट्रीय खेलों में योगासन की मेजबानी अल्मोड़ा कर रहा है। योग से जुड़े देश भर के योगाचार्य और आयोजकों का जमावड़ा यहाँ लगा है। वहीं पहाड़ के शुद्ध वातावरण और सामने हिमालय के दर्शन से यहाँ आने वाले खिलाड़ी बेहद रोमांचित हैं। वहीं योगाचार्य मानते हैं कि योग में एक अलग शक्ति है। महायोगी भगवान शिव की विशेष कृपा यहाँ बरसती है और ये योग की भूमि, योग की नगरी ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार से लेकर जहाँ और मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ योग हमारी जो जिसे कहते हैं इनहर्ट पावर है, सॉफ्ट पावर है भारत की। अल्मोड़ा में आज योगासन का फाइनल मैच होगा, जिसके बाद खिलाड़ियों को मेडल से भी नवाजा जाएगा। वहीं खिलाड़ी भी मानते हैं कि अब योग में युवाओं का भविष्य है। योग सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहने की औषधि भी है। योग आज के समय में एक गेम के रूप में हम सबके सामने आ रहा है, जो कि आगे बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा। योगासना भारत ने योगासना को स्पोर्ट्स में शामिल करके बहुत बड़ा कार्य किया है, जिससे कि योगा एक ऐसी साधना है जिससे तन मन सब में फायदा मिलता है। तो योगासन में भी आगे हमारा फ्यूचर है। बच्चों को मतलब इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। योगा से भी हम आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं और काफ़ी उठ सकते हैं। जिस तेजी से योगासन ने दुनिया में अपना स्थान बनाया है, उससे लगता है कि ओलंपिक गेम्स में भी योगासन को स्थान मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पिथौरागढ़ में नेशनल गेम्स के तहत हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता जारी है। सोमवार को चौथे दिन पुरुष वर्ग में 14 और महिला वर्ग में 12 मुकाबले खेले गए हैं। उत्तराखंड के लिहाज से चौथा दिन काफी मिला जुला रहा है। पुरुष वर्ग में हर्षवर्धन जोशी को जहां महाराष्ट्र के मुक्केबाज हरिवंश के हाथों मात खानी पड़ी है, तो वहीं हिमांशु सोलंकी अगले राउंड में पहुंचने में सफल रहे हैं। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मंगलवार से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। अभी इंटरनेशनल है यहाँ, तो ये बॉक्सिंग रिंग में ओलंपिक हो सकता है। सेम स्टैंडर्ड रिंग है, बॉक्सिंग रिंग है, इक्विपमेंट्स काफ़ी है, अपना माहौल भी अच्छा है। यहाँ इंटरनेशनल हो सकता है और नेशनल हम बॉक्सिंग फेडरेशन में काफ़ी इंटरेस्टेड है यहाँ हर साल में एक नेशनल हो।
और ये अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गुदड़ी के लाल से जिसका सफर शुरू हुआ उत्तराखंड के दूरस्थ चंपावत जिले से। कोई गुरु ना मिलने पर उसने YouTube को ही अपना गुरु बनाया और सोमवार को नेशनल गेम्स में राज्य का नाम ऊंचा इसने कर दिखाया। देखिए रिपोर्ट। कैसे किया? ना मेरे पास कोई कोच, ना मेरे पास कोई फैसिलिटी, ना हमारे पास वो गेम है। मैंने बस इंटरनेट में वीडियोस देख देख के उनको स्टॉप करके उनको देखे कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, ये कैसा उनका पूरी लाइफस्टाइल दिन रात में आपको बता रहा हूँ। 24 घंटे होते तो आप यकीन मानो उसमें से 20 घंटे तो मैं मतलब वैसे अब ये प्रैक्टिकल नहीं है बोलना, लेकिन आप ये समझ लो अगर मैं 20 घंटे बोल रहा हूँ तो कितनी बड़ी बात है। मैं 20 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि ये कैसे कर रहे हैं, एक एक मिली सेकेंड देखते रहता था उनका। तो क्यों हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मेरे पास कोच ही नहीं था। हमारा जो ओलंपिक स्पोर्ट है, इतना पुराना स्पोर्ट है, वो क्यों लैग कर रहा है? उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत हाई लेवल पे मेडल आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपको उसको थोड़ा सा ना देखना है कि आपको इसको कैसे बेटर कर सकते हो। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेडल बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ जाएंगे। रिपोर्ट। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर से हुई डकैती में पुलिस कर्मियों के शामिल होने का खुलासा हुआ है और इस मामले में 3 पुलिस वालों के साथ ही कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामला डीजीपी खुद देख रहे हैं और इस मामले में डीजीपी ने कहा है कि थानेदार और सीओ की लापरवाही की भी जांच होगी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है जहां के लालडांग क्षेत्र में गुलदार की दहशत देखी गई है। यहां पर नेपाली बस्ती में गुलदार के आतंक से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। वन विभाग ने बच्चों को घरों से बाहर ना जाने देने की अभिभावकों से अपील की है। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपको गंगोत्री की दिखाते हैं। गंगोत्री धाम में आप देखेंगे किस तरह से बर्फबारी हुई है। सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है। पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है। निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है। गंगोत्री धाम की तस्वीरें। इस समय चारों धाम बंद, कपाट बंद चारों धामों के, लेकिन आप देखिए कि मौसम अपना काम कर रहा है। ये ठंड का मौसम है। गंगोत्री धाम कभी यहाँ पर आप भारी संख्या में श्रद्धालुओं के चहलकदमी को देखते हैं, लेकिन इस समय कपाट बंद होने की वजह से यहाँ पर पूरा परिसर खाली। लेकिन जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ नज़र आएगी। सुबह से लगातार हल्की बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाके हैं इस इलाके से थोड़े वहाँ पर बारिश की भी संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको हरिद्वार की खबर बताते हैं जहां पर झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में इन दिनों विदेशी पक्षी सैलानियों और बर्ड फोटोग्राफर को काफी आकर्षित कर रहे हैं। यहां पर हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय करके साइबेरियन पक्षी डेरा डाले हुए हैं। हरिद्वार स्थित झिलमिल झील का करीब 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक जंगल सफारी के लिए बेहद मुफीद है। गंगा तट से लगे इस सफारी ट्रैक में साल भर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। नवंबर से मार्च के महीने के बीच यहां दुर्लभ प्रजाति के विदेशी पक्षी भी डेरा डाले रहते हैं। साइबेरियन इलाकों के पक्षी हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय कर अपने अनुकूल वातावरण वाले इस इलाके में प्रवास करते हैं। इनमें सुरखाब, रिवर लोपविंग, कॉमन टील, पलाश गल, ब्लैक विंग, रिवर टर्न, नॉर्दर्न पिनटेल, पिनकौआ जैसी प्रजातियों के विदेशी मेहमान गंगा के तट पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर माह से जो है विदेशी जो पक्षी आना शुरू हो जाते हैं और इसमें रेडिश चेल्डक, आइबिस और अनेक प्रजाति के पक्षी हैं जो ऊपर सर्दी पड़ने के कारण जो इस समय हमारे यहाँ भारत में आ जाते हैं और गंगा नदी में जो है अपना विचरण करते हैं।
वाइल्ड लाइफ के जानकारों का कहना है कि ये स्थान विदेशी पक्षियों के प्रवास और प्रजनन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, साथ ही रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ इंसानी दखल बहुत कम है, इसलिए विदेशी पक्षी इस जगह पर आकर सर्दियों में रहते हैं। 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है और पानी बहुत डीप नहीं, तो झील जो है वो करीब करीब दलदल सा हो गया है। तो जब पानी कम रहता तो चिड़ियों को सहूलियत होती पानी पीने में। बीच नदी में सिर्फ बत्तखें जाएंगी और जो चिड़िया है वो पानी पीने में बहाव बहुत होता है। और दूसरा यहाँ पे लोग बाग इंटरफेयर बहुत कम कर रहे हैं। गंगा तट वाले इस रिजर्व फॉरेस्ट में साल दर साल प्रवासी पक्षियों की तादाद बढ़ रही है। इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए वन विभाग भी चौकसी बरतता है। मार्च महीने में गर्मियों की शुरुआत हो जाने के साथ ही विदेशी मेहमान अपने देश वापस लौट जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। यहाँ पर 2022-23 में 3,65,636 टूरिस्ट आए हैं, जबकि साल 2023-24 में यहाँ केवल 3,44,655 पर्यटक ही पहुंचे। ये कमी करीब 21,000 की है। पर्यटन कारोबारी इसे कॉर्बेट में पर्यटकों के लिए बढ़ाए रेट्स को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट के बाहर पर्यटकों के लिए ये टैरिफ आधा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन इसे आसपास में नए खुले पर्यटन जोन को मान रहा है, क्योंकि पर्यटक कॉर्बेट के साथ ही नए जोन भी देखना चाहते हैं। इसमें देखा जा रहा है कि थोड़े से टूरिस्टों में कुछ कॉर्बेट में जो आने वाले थे उनमें कमी आई है। इसका जो मुख्य कारण जो हम देखते हैं कि कॉर्बेट पूरे लैंडस्केप में कई और टूरिस्ट जोन भी खुले हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उन टूरिस्ट जोन को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वो उन एरिया में भी बिताएं, तो प्रॉब्ली इससे थोड़ा कमी आई है। फिर कई अलग अलग जो चीजें होती हैं, कभी कोई घटनाएं ऐसी होती हैं, उनके वजह से भी इस तरह की कमी आती है। परंतु हमें उम्मीद है कि इस बार जो हमारा टूरिज्म है वो बहुत अच्छा चल रहा है। उत्तराखंड में मई महीने में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं भीड़ को थामने का काम चारधाम यात्रा में चुनौती भरा होता है। ऐसे में 4 मई से क्राउड मैनेजमेंट के ऐसे ही प्लान पर उत्तराखंड को अभी से काम करना होगा। देखिए रिपोर्ट। 3 फरवरी को प्रयागराज में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान पूरा हो गया। मौनी अमावस्या के स्नान के मुकाबले भीड़ कंट्रोल दिखाई दी। धार्मिक यात्रा, मेलों, मंदिरों में भीड़ कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में 4 मई से चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ऐसी ही चुनौती उत्तराखंड को भी झेलनी होगी, जहां यात्रा की शुरुआत के साथ ही यात्रियों का सैलाब उमड़ता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट करना चुनौती होता है। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में भीड़ रोकने के लिए दूसरे राज्यों से अपील जारी करनी पड़ती है। साल 2023 में चारधाम यात्रा में 56 लाख यात्री आए, तो साल 2024 में 46 लाख यात्रियों ने चारधाम में दर्शन किए। पिछले साल शुरुआत में गंगोत्री यमुनोत्री में ट्रैफिक जाम लगा, तो वहीं केदारनाथ में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंचने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रोकना पड़ा। जुलाई के आखिर में केदारनाथ में आपदा से 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। यही वजह है कि अगले 90 दिन सरकार और शासन को रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन का प्लान करना होगा, ताकि भीड़ कंट्रोल रहे और आसानी से दर्शन हो सकें। पूरे विश्व से लोग आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। और सरकार का फर्ज भी यही है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा अच्छे से दर्शन हो जाए। हम पूर्ण कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले साल भी आपको मालूम है कि सरकार ने पूर्ण कोशिश करी। आपदा की वजह से काफी वहाँ पे समस्याएं आई, रुद्रप्रयाग में स्पेशली, लेकिन इस बार जो है हमारी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। चार धाम यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम में मैनेजमेंट है, क्योंकि 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद धाम में एक बार में सिर्फ 5000 लोग ही रुक सकते हैं। वहीं बारिश और आपदा के लिहाज से केदारनाथ सबसे ज्यादा संवेदनशील है।
ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने की नौबत न आए और लोकल लोगों का नुकसान न हो, इस प्लान को ध्यान में रखकर काम करने की बात मुख्यमंत्री के सचिव और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कही। और सभी चीज़ों में दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन क्राउड का जो इशू होता है, जो अभी पिछले दिनों प्रयागराज में भी कुछ समस्या आई, आपने देखा होगा सभी ने, तो इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है चारधाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सभी की यात्रा है। कुंभ में स्नान के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, तो चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल मिलाकर बात भीड़ पर जाकर टिकती है और शुरुआत से लेकर आखिर तक भीड़ को मैनेज करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।